हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आरपीजी एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज फिर मैं कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर आया हूँ जो कि अक्सर बोर्ड पेपर पूछ जाते हैं। तो इसी कड़ी में पहला है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सप्लाई। उपभोक्ता की बचत क्या होता है? किसी वस्तु की जो कीमत हम देने को तैयार रहते हैं तथा वस्तु के लिए वास्तव में जो कीमत देते हैं, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत हम देने को तैयार हैं और जिस कीमत पे हमको पड़ रहा है, इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है, इसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। जैसे मान के चलो, मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूँ और मैं उस मोबाइल को खरीदने के लिए 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ तो वो मोबाइल मेरे को 14,000 में मिल जाता है। ठीक है। पहले मैं उसको देने के लिए तैयार था कितने, 15,000 रुपये, और वो मोबाइल मेरे को अभी पड़ा कितने का, 14,000 का। तो 15,000 में से 14,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,000। जो ये 1,000 होगा, ये होगा उपभोक्ता की बचत। यानी कि जितने हम देने को तैयार थे और जितने हमको पड़ा, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में से उपभोग उपभोग व्यय घटा देने से प्राप्त होने वाले बचत को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगला है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है? किसी फर्म या उद्योग की अदाओं और प्रदाओं के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। किसी फर्म या उद्योग की अदाओं और प्रदाओं के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। यानी कि अभी आधा क्या होते हैं, प्रदा क्या होते हैं? आधा जिन वस्तुओं से हम किसी कार्य को करते हैं या किसी कार्य करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं आधा। और प्रदा बोलते हैं उत्पादन के जो साधन हैं, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की मात्रा, उसको बोलते हैं प्रदा। और जो उत्पादन के साधन हैं और उत्पादन के साधनों द्वारा जो उत्पादन किया गया है, उनके बीच जो संबंध है, उस संबंध को हम बोलते हैं उत्पादन फलन। यानी किसी फर्म या उद्योग की अदाओं और प्रदाओं के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी मैंने, आदा क्या होती है? वे साधन जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, जो उत्पादन के साधन होते हैं। प्रदा आदाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा प्रदा कहलाता है। यानी कि उत्पादन के साधनों के द्वारा हम जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी जो मात्रा है, उसको हम प्रदा बोलेंगे। इसको मैं अगर सूत्र के रूप में लिखूंगा, P=F कोष्टक LC। अगली परिभाषा है पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। पैमाने का प्रतिफल इस बात का अध्ययन करता है कि समस्त साधनों में आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए तो उत्पादन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है। पैमाने का प्रतिफल ये कहता है कि अगर हम उत्पादन के जो भी साधन हैं, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, संगठन हो, साहस हो, जो भी हैं, अगर हम इसमें किसी अनुपात में परिवर्तन करते हैं, उनकी परिवर्तन करने के बाद उत्पादन में जो परिवर्तन होगा, उसको हम बोलेंगे पैमाने का प्रतिफल। मान के चलो हमारे पास उसके बाद 1,00,000 की जगह पे 2,00,000 रुपये लगाएंगे। अगर हम इनमें परिवर्तन करेंगे, किसी अनुपात में करेंगे, ठीक है, उसके बाद उत्पादन में जो परिवर्तन होगा, उसको बताता कौन? पैमाने का प्रतिफल। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उत्पादन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा।
अब यहाँ पे परिवर्तन तीन प्रकार से होता है। एक होता है पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, दूसरा होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और तीसरा होता है पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल। आप नोट कर सकते हो, जब क्या होता है, जब उत्पादन के सभी साधनों में किसी अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला है पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और तीसरा होता है पैमाने का घटता प्रतिफल। पूर्ति का नियम। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति में भी कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर का मतलब है कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, अगर वो समान रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो तब की बात कर रहे हैं। अगर कीमत भी वही हो, वस्तु की कीमत वही हो जो पहले थी, मौसम भी वही हो जो पहला था, फैशन भी वही हो जो पहला था, ठीक है, अगर वो समान होती हैं, तब क्या होता है, तब अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होगी, और यदि वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी पूर्ति में भी कमी होगी। पूर्ति का नियम एक होता है, पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि अगर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, अगर कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। और जो पूर्ति का नियम है वो एक गुणात्मक कथन है। क्यों है गुणात्मक कथन? क्योंकि वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। वो ये नहीं कह रहा कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये नहीं बता रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। इसलिए पूर्ति का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, और पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। और जो पूर्ति वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चलता है। ये तीन चार पॉइंट जो हैं आप इनको नोट कर सकते हो। और जो मांग का नियम था, मांग के नियम में भी जो मांग का नियम है उसका कथन भी गुणात्मक कथन है। वहाँ भी ये होता है कि जब वो कहता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। वो सिर्फ ये बताता है, ये नहीं बताता कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये नहीं बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहा जाता है। देखिए, मैं तुमको कहा था पूर्ति का नियम बोलता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी, जब वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी पूर्ति भी घटेगी। लेकिन पूर्ति का नियम ये नहीं बताता कि कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। इसको बताता कौन? पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच ये बताएगा कि अगर हमने कीमत में 5% की वृद्धि कर दी तो पूर्ति में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर वो कहेगा अगर कीमत में 5% की कमी होगी तो पूर्ति में कितने परसेंट की कमी होती। वो अनुपात को बताता है। वो ये बताता है कि अगर कीमत में 5% की वृद्धि होगी तो पूर्ति में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वो इसको बताता हूँ यहाँ पे। इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहा जाता है। सूत्र: पूर्ति की लोच ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। बहुत आसान है। और मांग की लोच का सूत्र भी ऐसे ही था। मांग की लोच का सूत्र क्या? मांग की लोच ED बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आप इसको नोट कर सकते हो। और उसकी मांग की लोच की परिभाषा भी ऐसी है, सिर्फ वहाँ पे क्या है, जहाँ पे पूर्ति है वहाँ पे मांग शब्द आएगा। जैसे यहाँ पे पूर्ति है तो यहाँ पे मांग शब्द आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होता है, जो पूर्ति की लोच होती है उसका कथन कैसा होता है? पूर्ति की लोच का कथन परिमाणात्मक होता है। क्या होता है? परिमाणात्मक होता है। क्यों होता है परिमाणात्मक? परिमाणात्मक इसलिए होता है क्योंकि ये परिणाम को बताता है। ये कह रहा है कि अगर वो कह रहे हैं कि कीमत में 5% की वृद्धि होगी तो पूर्ति में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो वो परिणाम को बताता है, इसलिए वो क्या? परिमाणात्मक कथन है। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र में विस्तार।
अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ति वक्र में विस्तार। ठीक है। दूसरा है पूर्ति वक्र में संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहा जाता है या पूर्ति वक्र का संकुचन कहा जाता है। ठीक है। विस्तार का मतलब फैलना और संकुचन संकुचन का मतलब सिकुड़ना, ये कम होना। ठीक है। तो जो अगर कीमत कम होगी तो क्या होगी, जाहिर सी बात है पूर्ति भी कम होगी, तो पूर्ति कम होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ति वक्र में संकुचन बोलेंगे। ठीक है। और लास्ट परिभाषा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बोलते हैं, अन्य बातें समान रहे तो हम जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का उपभोग करते जाते हैं तो वैसे वैसे उस वस्तु की हर अगली इकाई से प्राप्त तुष्टि गुण घटता जाता है और घटने की इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है या सीमांत तुष्टि गुण। उपयोगिता का हम तुष्टि गुण भी बोल सकते हैं। उपयोगिता और तुष्टि गुण एक ही चीज़ है। ठीक है। अब ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु की एकाधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, यानी कि मान के चलो हम रोटी खा रहे हैं, अगर हम पहली रोटी खाएंगे तो पहली रोटी की उपयोगिता ज़्यादा होगी, उसके बाद हम दूसरी रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता थोड़ा कम हो जाएगी, उसके बाद हम तीसरी रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता थोड़ा और कम हो जाएगी, उसके बाद हम चौथी रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता और कम हो जाएगी, अगर हम पाँचवीं रोटी खाएंगे तो उसकी उपयोगिता और कम हो जाएगी। तो ये जो घटता क्रम होता है ना उपयोगिता का, इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है। जो जो हम वस्तु की एकाधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं त्यों त्यों उन इकाइयों द्वारा घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है और घटती हुई उपयोगिता की यह क्रम, इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को H गोसे ने दिया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन H गोसेन ने किया था और इस नियम को H गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।